अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ फौज के खिलाफ कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो फौज को बदनाम करने का बायस बनेगी। आज की अखबार नहीं, ये यूब खां के दौर की एक अखबार सोशल मीडिया पे चल रही है और मैं ये सोच रहा था कि आज भी वही बातें हो रही हैं। अगर 22 साल पहले की अखबार निकाल लो तो उस पे लिखा हुआ है कि डील हो गई, नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। अगर 25 साल पहले की अखबार निकाल लो तो चीनी की किल्लत पे काबू डालने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही। अगर 28 साल पहले की अखबार निकाल लो तो बिजली का जो मसला है इसे जल्द हल कर लिया जाएगा। ये मैंने आपको चंद चीज़ें बताई हैं। आज पाकिस्तान के जो हालात है उससे भी बदतर है। अयूब के दौर में तो पाकिस्तान के हालात बेहतर थे, मगर हालात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त भी लोगों ने फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है आवाज़ उठाई होगी, जो इस तरह की ख़बरें फिर लगी। लेकिन उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को मार दिया गया, दबा दिया गया। जिस तरह इमरान रियाज़ को उठा के पता नहीं उसके साथ कौन-सा ज़ुल्म किया, क्या उसके साथ ऐसा हुआ कि वो बेचारा बोल भी नहीं सकता। अब जो हालात बने हुए हैं कि यज़ीद या हलाकू खां या चंगेज़ खां या कोई और आप लगा लें जो बड़े जाबर हुक्मरान थे, उन्होंने भी कभी सर्वे नहीं कराया कि हमारी इतनी मकबूलियत है। कभी आपको उनका सर्वे शायद तारीख से ना मिले, मगर आज हमारे पाकिस्तान में सर्वे कराए जाते। इदारे जो हैं उनको लोग 88% पसंद करते हैं। अदारों की कारकर्दगी अगर आप देखें तो ज़ीरो है। एक सवाल सोशल मीडिया पे आज चल रहा था कि कौन सी दुनिया की जो फ़ौज है वो बहादुर है। उस बंदे ने कहा जी इंडिया की। उसने कहा जनाब वो कैसे? बताया जनाब कि देखे इंडिया ने बांग्लादेश ले लिया और माली ले लिया। उसने कहा जी मकबूजा कश्मीर पे इंडिया का कब्जा है। 6 लाख बंदे वहाँ पे फ़ौज के बैठे हुए, वो जंग मारने के लिए नहीं बैठे हुए। मतलब हमारे पास 7 लाख फ़ौज टोटल है और उनके पास 7 लाख फ़ौज कश्मीर में बैठी हुई है। ये इसलिए चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को क्यों नहीं समझ आती, क्यों अकल नहीं आती कि जनाब हमारा तो ये मसला जो भी मसला है, मैंने आपको कोई 3-4 मसले बताए हैं, बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत पुराने चल रहे हैं। ये तो काफ़ी देर से ये सब कुछ चल रहा है। आज आप देख लें, चीनी की जो प्रॉब्लम है वो चल रही है, फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत में इज़ाफ़ा हो रहा है। लोग कह रहे थे जनाब के आम फ़ौजी ठीक है, एक वीडियो सामने आई है, सोशल मीडिया पे चल रही है। आम फ़ौजी भी शहरियों से बदतमीज़ी कर रहा है। उसको भी पता है कि मेरे पीछे काफ़ी बड़े लोग हैं। अभी आपने देखा ये जो धमाका हुआ है, ये भी इस वक़्त चल रहा है कि जो पाकिस्तान के लड़के थे, बच्चे थे, वो जिस दिन प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया तो उस दिन उन्होंने फ़ौज का मुकाबला किया तो बाद में ये धमाका क्यों हो गया? 60-70 बंदे मर गए। बड़े अहम सवालात हैं। इंडिया में तो कभी इस तरह के धमाके नहीं होते, ये हमारी किस्मत में क्यों? क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया की जो फ़ौज है, वो अपने काम में काम रखती है, उनकी जो ड्यूटी है वो उस ड्यूटी पे लगी हुई है। उनकी एजेंसियाँ उसी ड्यूटी पे लगी हुई हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने मुल्क के मुताबिक जो भी कवानीन है, जो हलफ है वो उठाए हैं। बांग्लादेश भी इसी तरह ही। हमारे क्योंकि जो लोग जिस ड्यूटी पर आए थे, वो ड्यूटी भूल के वो याशी में पड़ गए, वो गलत कामों में पड़ गए। उन्होंने सहाफ़ियों को उठाना शुरू कर दिया, उनकी ज़बानें काटनी शुरू कर दी, उनको मारना शुरू कर दिया। अभी एक इसमें बड़ा अहम सवाल है, आज़ाद तो इंडिया हुआ हमारे साथ ही, हम तो आज़ाद नहीं हुए। मगर सवाल ये है कि कभी इंडिया में क्यों नहीं ये सहाफ़ियों को उठाया जाता, तशद्दुद किया जाता, गायब कर दिया जाता, नामालूम अफ़राद उठा के ले जाते? वहाँ पे क्या वजह है? कश्मीर में ये मसले हैं, मगर कश्मीर में वो कहते हैं जी पाकिस्तान दखल अंदाज़ी करता है, वो एक अलहदा इश्यू है।
देखिए जो इंडिया है, आपको पता है बम्बई जब धमाके हुए थे तो उन्होंने नत्थ डाल दी थी, और आपके लीडर ही बोल रहे थे कि ये नवाज शरीफ जैसे जो बयान दे रहे थे, आप सबको पता है। नाज़रीन, जब आप अपने मकसद से, अपने काम से हट जाते हैं, ये 71 की जंग में हमें क्यों शिकस्त हुई? क्या वजह हुई? यही वजह थी कि वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, जिस तरह जंग चल रही थी या जो हालात भी थे, जो पीछे लीडर बैठे हुए थे, वो लीडर नहीं गीदड़ थे, वो शराब-शबाब की महफ़िल में अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया था कि जंग भी लड़नी। उनके ज़हन में ये था कि हम यहाँ पे आए हैं, हमने यशी करनी है और कुछ नहीं करना। जब आपका कैप्टन पीछे से इस तरह का होगा तो आगे जो फ़ौज लड़ रही होगी वो क्या करेगी? वो तो जो दोनों बादशाह पीछे से आपको हुक्म दे देगा कि 90,000 लोग हैं, पतलूने तार के उनके हवाले कर दो, गन्ने उनके हवाले कर दो, तो वो कर देंगे। वो तो ज़ाहिर है जिस जो कमान कर रहा है उसके ऑर्डर पे चल रहे हैं। आज आप अंदाज़ा लगाएँ कि पाकिस्तान में अगर भुट्टो का दौर निकाल ले तो वही हालात बने हुए कि भुट्टो के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, भुट्टो को एक मुजरिम करार दे दिया गया। अ, ये इमरान खान के मुतल्लिक और शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक भी ये खबरें हमारे पास पहुँच चुकी हैं, आपने भी सुन ली होगी। साइफ़र, और ये भी बता देते ये साइफ़र वही है जिस पर सियासत की गई, जिस पर एक ऐसा अंदाज़ अपनाया गया, जो वैसे ही मुनासिब नहीं था। उस वक़्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा एक कागज़ का टुकड़ा लहराया गया। डीजीआईएसपीआर के भी ये बयानात थे। फिर कहा जी साइफ़र इमरान खान ले गया, फिर राना सनाउल्लाह ने कहा नहीं साइफ़र तो वहाँ पे वज़ारत ख़ारिजा में पड़ा हुआ है। जो अदालतें ये केस सुन रही हैं, उन पर भी अफ़सोस होता है ज़ाहिर, वो तो जिनके लिए काम कर रहे हैं, मगर उनके ज़मीर भी मुर्दा है। ज़मीर इस हद तक मुर्दा है कि उनकी अपनी कोई औकात नहीं है। मैंने आपको मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बताया था कि जब इमरान खान को पहली दफ़ा 3 साल जेल सुनाई गई तो जैसे ही ये केस ख़त्म होगा तो दूसरे केस में सज़ा सुना दी जाएगी। दूसरा ख़त्म होगा तीसरे में सुना दी जाएगी। तीसरा ख़त्म होगा चौथे में सुना दी जाएगी। अपीलें चलती रहेंगी। कभी कोई अपील मुअत्तल होगी, कभी जज बीमार हो गया, कभी वकील बीमार हो गया, कभी ज़लील बीमार हो गया, कभी खबीस बीमार हो गया। ये सिलसिला चलता रहे। वो देख ले बिल्कुल वही जिस तरह मैंने ये नक्शा आपको बना के बताया था कि ये गेम डलने वाली है। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, राना सनाउल्लाह का मजाक बना हुआ है। लीडरों का इस्तकबाल इस तरह होता है कि ऐप बनेंगे और उनके मोबाइल फ़ोन चेक होंगे, ये होगा। ये लीडरों के इस्तकबाल की तैयारी हो रही। इस तरह लोग लीडर जो उनका इस्तकबाल करते हैं, मुझे बताइए। उनको ज़बरदस्ती लेके जाएँगे, अगर वो नहीं तो फिर उनको फैंटी लगाएँगे, जिस तरह इमरान रियाज़ को लगाई, एक कैंप में ले जाएँगे, वहाँ अंधेरे कैंप में फेंक देंगे, कभी तशद्दुद करेंगे नकाब-पोश आके, तो और ज़हनी तौर पे पागल करके छोड़ देंगे बंदे। ये मैसेज जो आजकल आपने देखा कि इमरान रियाज़ को इन्होंने छोड़ा है, ये यही मैसेज दिया कि अगर आप नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए या उसको वोट नहीं देंगे तो आपके साथ भी यही सलूक किया जाएगा, आपके बच्चों के साथ भी यही सलूक किया कर। अनकरीब आपको ये भी पता चल जाएगा कि शेर की इसी हालत में निकलेगा, उसके भतीजे भी निकले और वो उस्मान डार भी इसी तरह निकलेगा। ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये इलेक्शन से पहले-पहले ये 2-3 मैसेज आपको मिल जाएंगे इस तरह के। और फिर पाकिस्तान जब तक बांग्लादेश वाले हालात नहीं बनेंगे, इसी तरह पाकिस्तान के साथ जुल्म होता रहेगा, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म होता रहेगा, पाकिस्तान के लोगों के साथ जुल्म होता रहेगा। बहुत सी बातें करने वाली है। ये शिरक की हालत देखिए, ये डोल डाले हुए डांस कर रहे मिलादुन नबी के ऊपर, भंगड़े डाल रहे ये कौम वाले। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी ये किस चीज़ के भंगड़े डाल रहे, कौन सा इन्होंने कारनामा किया इस्लाम के लिए कि ये गैर इस्लामी काम कर रहे। यही है कि इन्होंने इस्लाम को समझा नहीं। शिरक की वजह से आज ही सुबह बात हो रही थी, मैंने कहा शिरक की वजह से इस कौम के ऊपर अज़ाब आया हुआ। हर तरफ शिरक के बाज़ार है, हर तरफ शिरक की दुकानें हैं।
وہ ہر طرف کوئی پیر بیٹھا آپ کی قسمت بدل رہا ہے، جس کی قسمت بدل رہا ہے وہ سائیکل نہیں خرید سکتا اور پیر پراڈو پہ آ رہا ہے۔ یہ ہو رہی حالت، وہ پھونکوں والی سرکار وہ عجیب و غریب حالت بنا کے جلوس لے کے نکلا ہوا ہے، کوئی ادھر سے نکلا ہوا کوئی ادھر سے نکلا ہوا ہے۔ اس قوم کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ نے ویسے نہیں بھیجا ہوا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ویسے ہی بھیجا ہوا۔ جس قوم نے صبح سے شام تک دھاگا تویز کا دیکھنا کہ کس طرح بزنس چلنا، کس طرح لوگوں نے دھاگا تویز کے ساتھ اپنی قسمت بدلنی ہے، ان کا خدا تعالیٰ پر کتنا ایمان ہوگا، کتنا وہ خدا تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوں گے، جنہوں نے جا کے مردہ لوگوں کے اوپر جا کے تو وہاں سے یہ مانگنا کہ مجھے بیٹا مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے دولت مل جائے، قبروں پہ جا کے پوچھتے۔ یہ عذاب ویسے نہیں آتے قوموں پہ۔ اگر کوئی بات ہم سمجھانے کی کوشش کرتے میرے اوپر سوالات شروع کر دیتے، اور میں تو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بات کرتا، جب بھی ہمارے ساتھ کیا کرے کہ یہ مسئلہ تو پاکستانی ہونے کے ناطے کیا کرے، یہ فرقہ والی ہم اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کے وجہ سے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں۔ اگر تو آپ کہہ رہے یہ ظلم آپ کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کے دوسرے جو لوگ ہیں تو آپ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو پتہ نہیں پھر آپ احمقوں کی دنیا میں رہتے۔ تو جناب پاکستانی بنیے، یہ سوال چھوڑ دیجئے کہ آپ کا کون سا فرقہ ہے، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، یہ چیزیں آپ کو لے ڈوبی ہیں۔ سب سے جو ضروری چیز ہے کہ آج تک قوم ہی نہیں بن سکے پاکستانی، اور جس نے بھی یہ کام کیا، جو اس طرح کے قوانین بنائے، اس نے ایک قوم نہیں بننے دیا آپ کو، اس نے قوم پوری کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا۔ لوگ آگے توجہ بھی دلاتے ہیں، جو توجہ دلاتا ہے اس کے بھی خلاف شروع ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی حالت دیکھیں، اپنے اخبارات جس طرح میں نے آپ کو پچھلے دکھائے وہ پڑھیں۔ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی، یہ نہیں ہوتا کہ غلطی اس کو اور بھی بڑھا چڑھا کر پھر ہم حصہ لے اور غلطی پہ غلطی کریں۔ جو میں نے آپ کو ایک بڑی اہم بات بتائی ہے، پوری سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے شرک سے بڑی بڑی، کوئی قسمت آپ کی بدل رہا ہے، آپ کی قسمت تو نہیں بدلتی، آپ کا تو بیڑا گرک ویسے ہی رہتا ہے۔ جو گھر میں چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنی قسمت بدلنے کے لیے بیچ کے اس کو دے دیتے، اس کی قسمت بدل جاتی۔ خدا تعالیٰ پہ بھروسہ ہی نہیں قوم کو کسی قسم کا، اور زبانی صرف یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ اعمال بھی خدا دیکھتا ہے، زبانی آپ جو مرضی کرتے رہے لیکن حرکتیں بھی تو دیکھتا ہے خدا۔ کل میں نے جو واقعہ سنایا کہ مانگنے کے لیے ٹیم جا رہی ہے 16 لوگ، اور وہاں سے وہ پورا خاندان جا رہا، مانگے گا، آدھے آدھے پیسے ہوں گے جو بلا لے۔ اس ملک کی حالت یہ ہو کہ وزیر اعظم بھی مانگنے پہ نکلا ہو، چیف آف آرمی اسٹاف بھی مانگنے کے لیے نکلا ہو، اور بھی لوگ لیڈر گیدڑ، اس کے بعد عوام بھی مانگنے کے لیے گروپوں میں نکل جائے۔ کبھی مانگنے والوں کے بھی حالات ٹھیک ہوئے؟ مجھے بتائیے، کبھی بتائیے مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ مانگ مانگ کے وہ کوئی نئے سے نیا ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے، عجیب و غریب حالت ہے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ آج ایک بڑا اہم پروگرام ابھی آ رہا ہے، وہ ضرور دیکھیے گا۔ آپ کی آواز، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جن لوگوں کو ویڈیو نہیں مل رہی وہ ایک دفعہ چیک کر لیں۔